हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों ना मैं गूगल या फेसबुक, एप्पल जैसी कंपनियों के शेयर में निवेश करूं? क्योंकि ये कंपनियां बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हैं और गूगल या एप्पल हुआ, इनके ऊपर हमारा आने वाला फ्यूचर ग्रोथ और फ्यूचर डिपेंड करता है। तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने का दो तरीका है। हम डायरेक्टली यूएस के मार्केट में शेयर खरीद सकते हैं और दूसरा मेथड है इनडायरेक्टली हम इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम डायरेक्ट मेथड के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे कि जिस भी कंट्री में हम निवेश कर रहे हैं वहाँ का टैक्सेशन पॉलिसी, वहाँ का मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, जियो पॉलिटिकल इशू, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें अवेयर रहना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड के द्वारा हम किस तरीके से दुनिया भर के अच्छी ग्रोथ वाली कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड होता क्या है, कितने टाइप का होता है, क्या एडवांटेज है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के, और क्या रिस्क इसके साथ जुड़ा हुआ है जिससे कि हमें लॉस हो सकता है, वो चीज़ भी हम समझेंगे। साथ के साथ हम टॉप जो बेस्ट 5 इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड हैं उसको भी समझेंगे। डिटेल्स में एक म्यूचुअल फंड के बारे में हम देखेंगे कि उसने किन किन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, कितना कितना अमाउंट, और रिव्यू देंगे कि अगर हमें इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड को परचेज करना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम शुरू करें इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड वो फंड होता है जिसमें कि इन्वेस्टरों के द्वारा जो जमा किया गया पैसा है वो फंड मैनेजर अपने देश में ना लगा के विदेशी मार्केट में लगाता है। ठीक इसके जैसा ही ओवरसीज म्यूचुअल फंड भी होता है, लेकिन ओवरसीज म्यूचुअल फंड में जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स होते हैं उनको ये छूट होती है, वो अपने भी कंट्री में लगा सकता है पैसा, विदेशों में भी पैसा लगा सकता है। लेकिन इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड स्ट्रिक्टली विदेशों में पैसा लगाना चाहते हैं। अगर हम देखें तो जो डेवलप्ड मार्केट है जैसे यूरोपियन मार्केट है, उन कंपनियों का जो ग्रोथ है, स्केल है, वो इतना ज़्यादा होता है जो इंडियन कंपनी या जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनमें वो एडवांटेज नहीं मिल पाता है। जैसे कि आप सोचिए गूगल हुआ या फिर एप्पल हुआ, इनका जो वर्ल्ड वाइड रीच है, ये जो इतनी बड़ी कंपनियां हैं, $1 ट्रिलियन, तो ये बेनिफिट को लेने के लिए ही इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड का बनाया गया है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने देश के बाहर के कंपनियों में। अगर हम इंडिया में बात करें तो जो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ एग्जांपल्स देखें तो मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड, इडलवाइज एशियन इक्विटी ऑफशोर फंड, इडलवाइज ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड, इडलवाइज यूरोप डायनेमिक इक्विटी ऑफशोर फंड। अगर हम बात करें जो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड है, बेसिकली 5 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इमर्जिंग मार्केट फंड। अगर इमर्जिंग मार्केट फंड में हम पैसा लगाते हैं, जो फंड मैनेजर है वो उन्हीं कंट्रीज में पैसा लगाएगा जो इमर्जिंग है, जैसे कि चाइना, ब्राजील, ताइवान एक्सेट्रा। अगर डेवलप्ड मार्केट फंड की बात करें तो जो इसका फंड मैनेजर है इन्वेस्टरों के द्वारा लिए गए पैसे का डेवलप्ड कंट्रीज में ही इन्वेस्ट करेगा, जैसे कि फ्रांस, इटली, यूएस, ब्रिटेन। और कंट्री स्पेसिफिक फंड वो होता है जिसमें कि एक ही कंट्री में टारगेट, जैसे कि हमने पिछले में देखा कि मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड, तो ये यूएस का मार्केट है, बस यूएस के ही मार्केट में पैसा लगाएगा। या इडलवाइज का ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड है, तो वो ग्रेटर चाइना में ही पैसे लगाएगा। तो ये होता है कंट्री स्पेसिफिक फंड। एक होता है कमोडिटी बेस्ड फंड। कमोडिटी बेस्ड फंड वो होता है जो इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट या क्रूड ऑयल में पैसे लगाएगा। थीम बेस्ड फंड वो फंड होगा जिसमें कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा, जैसे कि लेट से चाइना कंट्री है, वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती, तो वहां की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए ये टारगेटेड म्यूचुअल फंड, थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड होता है। या फिर हम बात करें आईटी इंडस्ट्री, जो यूएस का बहुत ही फेमस है, तो अगर हम यूएस के बेस्ड आईटी इंडस्ट्री में निवेश करना चाहते हैं तो ऐसा इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड भी है जो सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, पर्टिकुलर कंट्री में पैसे लगाता है। अगर हम बेनिफिट की बात करें इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड की, तो सबसे पहला जो बेनिफिट है नॉर्मल एक म्यूचुअल फंड के द्वारा जो मिलता है कि एक्सपर्ट का एक इन्वेस्टर को फायदा मिल जाता है, क्योंकि एक एक्सपर्ट जो होता है उसको
माइक्रो इकोनॉमिक लेवल, इंटरनेशनल मार्केट की ज़्यादा समझ होती है, तो वो बेनिफिट मिलता ही है। साथ के साथ जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। लेट्स से अगर हम इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे हैं और इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो जाता है, लेट हाइपोथेटिकली अज्यूम करते हैं, तो क्या होगा? इंडियन स्टॉक मार्केट सडनली ड्रॉप कर जाएगा। तो इस रिस्क से बचने के लिए हम किसी पर्टिकुलर एक इकोनॉमी पे डिपेंडेंट रहे, तो उससे बेहतर होगा कि हम अपने जो कुछ हिस्सा है अपने पोर्टफोलियो का, वो और कंट्रीज में भी हम इन्वेस्ट कर। दूसरा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। लेट्स से हम यूएस के भी डेट मार्केट में पैसे लगाएं और यूएस के इक्विटी मार्केट में लगाएं, तो जो हमारा डाइवर्सिफाई हो जाएगा पोर्टफोलियो, मतलब हम यूएस के भी डेट मार्केट का फ़ायदा उठा पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो डेट मार्केट है वो ज़्यादा मेच्योर मार्केट है, वहाँ पे कंपनियाँ डिफ़ॉल्ट कम करती हैं। एक डेवलपिंग इकोनॉमी में डिफ़ॉल्ट ज़्यादा होते हैं, डेवलप्ड मार्केट में कम होते हैं। तीसरा, जो अगर हम बेनिफिट देखें तो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। लेट्स से चाइना जो कंट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग के मामले में बहुत आगे है, इंडिया से कहीं कहीं आगे है, इंडिया से बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो अगर हम चाइनीज़ मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये हमें एक इंटरनेशनल बेस्ट एक्सपोजर देगा हमारे पोर्टफोलियो को। तो ये तीनों बेनिफिट होते हैं इस इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड। अगर हमें आईटी के बेस्ट पोटेंशियल को यूज़ करना है, तो हमें टीसीएस, इन्फोसिस से ज़्यादा एक्सपोजर गूगल और एप्पल से मिलेगा। तो ये बेनिफिट हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर के रूप में इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड देता है। और जब हम इतना ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारा रिस्क होता है वो कम हो जाता है। किसी हम एक पर्टिकुलर इकोनॉमी पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर लेट से आज के दिन जो है इंडियन मार्केट में बुरा हो रहा हो कोई किसी वजह से, जैसे कि अब इंडियन मार्केट में जीएसटी हो गया, डीमोनेटाइजेशन हो गया, तो बहुत बुरा परफॉर्मेंस करने लगा। लेकिन अगर हमारा एक्सपोजर थोड़ा सा ब्राज़ील के मार्केट में हो या फिर चाइना के मार्केट में हो, तो इन सब रिस्क का जो असर होगा वो हम पे कम पड़ेगा, अगर हमारा एक्सपोजर थोड़ा इंटरनेशनली होगा। तो अब बात करते हैं क्या रिस्क होता है, कहाँ से हमें लॉस होने के चांसेस होते हैं। सबसे पहला जो होता है, कंट्री स्पेसिफिक रिस्क हमेशा रहेगा। लेट्स से कि हमने जो है किसी स्पेसिफिक कंट्री में इन्वेस्ट किया और वहाँ पे टैक्सेशन की पॉलिसी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो, तो वहाँ से उसकी इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, तो हमारे इन्वेस्टमेंट पे भी फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, लेट से हमने यूरोपियन मार्केट में इन्वेस्ट किया था और वहाँ पे ब्रेक्जिट आ गया, तो इससे यूरोपियन मार्केट गिर जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट भी उस कंट्री स्पेसिफिक इवेंट पे डिपेंडेंट रहेगा। दूसरा जो रिस्क होता है करेंसी से जुड़ा हुआ होता है। अभी अगर हम मान लें कि हमने यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट किया, लेट्स से कि हमने $1000 का एप्पल का शेयर खरीदा, जिसके लिए हमें 75,000 रुपए देने पड़े आज की सिनेरियो में, क्योंकि $1 की जो वैल्यू है 75 रुपए है। और हम जब 5 सालों बाद अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, तो लेट्स से हमारा जो इन्वेस्टमेंट था $1000 का $1000 ही है। अगर $1 की जो वैल्यू है वो 75 से होके 100 रुपए हो जाए, तो हमें ऑटोमेटिकली जो है 75,000 का 1 लाख रुपए मिल रहा है। तो ये रिस्क इन्वॉल्वमेंट है, ये हमें फेवरेबल हो गया। रिस्क क्या हो गया? क्योंकि जो है डॉलर की वैल्यू अप्रिसिएट हो गई। लेकिन ये अपोजिट भी हो सकता है। लेट्स से हमने जापानी मार्केट में इन्वेस्ट किया था, तो इंडिया और येन का जो रिलेशन है वो चेंज हो गया। या फिर हमने यूरोपियन मार्केट में इन्वेस्ट किया था, तो जो रुपए के मुकाबले जो यूरो की वैल्यू थी वो घट रही है, बढ़ रही है। तो इस वजह से हमारा जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होगा वो भी घटता बढ़ता रहेगा। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क होगा कंपनी का जो है, तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क है वो है टैक्सेशन। अगर देखिए, जब हम इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें अगर हम 3 साल के अंदर इसको रिडीम करते हैं म्यूचुअल फंड से, तो हमें 20% का टैक्स देना पड़ता है, जितना भी प्रॉफिट हमने गेन किया है। साथ के साथ अगर उस कंट्री ने विदेशी निवेश के पे टैक्सेशन को चेंज करा, जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली होता रहता है, जैसे कि यूएस ने चाइना पे टैरिफ इम्पोज किया है, तो ये जो है जियोपॉलिटिकल इवेंट बदलते रहते हैं, टैक्सेशन पॉलिसी बदलती रहती है, तो इससे भी हमारा रिटर्न अफेक्ट होता रहता है। अब बात करते हैं 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड। सबसे पहला नाम है फ्रैंकलिन इंडिया फीवर, फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी फंड। अगर आप देखें तो 5 सालों में 13% का CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इसने दिखाया है। ICICI प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप का देखें तो 11% का,
और लास्ट ईयर 12% का। इडलवाइज ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर का देखें तो 10% का रिटर्न इसने दिया है। अगर हम बात करें डीएसपी यूएस फ्लेक्सिबल इक्विटी का, तो इसने पिछले 5 सालों में 8.84% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ दिया है। अब हम देख लेते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड ने कहां कहां कैसे पैसे लगा रखे हैं। अगर हम देखें, इस म्यूचुअल फंड ने हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अपना जो टोटल एसेट है उसका 18% लगाया है, इंडस्ट्रियल में 16%, फाइनेंशियल सेक्टर में 15% और टेक्नोलॉजी में 15.57% का लगाया है। और एनर्जी में देखें तो 1.41, बेसिक मटेरियल में 2.55 का लगाया है। इक्विटी मार्केट में 96% है टोटल एसेट का और 4.35% इसके पास कैश पड़ा हुआ है। कंपनी के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अमेजन में देखें तो इसने 6% की होल्डिंग रखी है, जिसमें कि पूरे टोटल 33 करोड़ रुपए उसने इन्वेस्ट कर रखा है अपने टोटल का। बड़ी बड़ी कंपनियों में हम देखें तो फेसबुक में भी इसने 3% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है 16 करोड़ रुपए का। बोइंग कंपनी की बात करें, एरोप्लेन बनाने वाली, ये है 3% का स्टेक इसमें इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट कर रखा। रिटर्न की अगर हम बात करें तो अगर हमने 2015 में 10,000 इन्वेस्ट किया था तो अभी 5 सालों में ये 17.43 लगभग 74% का रिटर्न आया है पिछले 5 सालों में। तो दिस इज एब्सोल्युटली गुड रिटर्न, क्योंकि आप 5 सालों में 75% का रिटर्न कहीं से भी कम नहीं है। आप इमेजिन कीजिए कि आपने फिक्स डिपॉजिट किए होते 10,000 रुपए, तो आपको कितना पैसा मिला होता? 4%, मुश्किल से कितना 400 रुपए। बट यहाँ पे आप देखें तो 74% का रिटर्न मिला है। तो अगर हम कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, अगर अपना जो है 20% या 25% एक्सपोजर इंटरनेशनल मार्केट में रखें तो कोई भी बुराई नहीं है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। अब हम देखते हैं कि किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम ना वेल डेवलप्ड स्टॉक मार्केट में जो है इन्वेस्ट करें। उससे क्या फ़ायदा होता है कि हमें लेस वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। अगर हम देखें तो जितना ज़्यादा डेवलपिंग मार्केट होता है, जैसे कि इंडिया हुआ, ब्राज़ील हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, इनके स्टॉक मार्केट जितने वोलेटाइल होते हैं उतना ज़्यादा जो है जापान का मार्केट या फिर यूएस स्टॉक मार्केट नहीं होता है। और साथ के साथ डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो लीगल सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, तो वहाँ पे कंपनियाँ या बिजनेस के अचानक से बंद होने के चांसेस नहीं होते हैं किसी भी XYZ रीज़न की वजह से। और जो बिग कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड मार्केट है, उनमें जो रेगुलेशन पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से वेल डेवलप्ड हैं। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी हमें अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोज करना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम जो है फंड मैनेजर को देखें कि उसको कितना एक्सपर्टीज़ है, इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपीरियंस कहाँ कितना है, उसने पिछले और कितने सालों से वो फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ा हुआ है और इंटरनेशनल मार्केट में वो कब से काम कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।